भारत पर ब्रिटिश हुकूमत कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी बारीकी से तैयार की गई योजना थी। एक डिजाइन या कहें तो एक पूरी वास्तुकला जिसका एक ही मकसद था। आज हम इसी डिजाइन की परतें खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में उठता है। आखिर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े, इतने विविधता से भरे देश पर अपना शासन जमाया कैसे? और सिर्फ जमाया ही नहीं, उसे करीब 200 साल तक कायम कैसे रखा? इस पूरी पहेली का जवाब उनकी बनाई हुई नीतियों में छिपा है। देखिए, उनकी बनाई हर पॉलिसी, हर कानून के पीछे असल में बस दो ही मकसद थे। पहला, भारत पर अपनी पकड़, अपना कंट्रोल इतना मजबूत कर लो कि उसे कोई हिला न सके। और दूसरा, भारत के संसाधनों से ब्रिटेन के लिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना हो सके उतना आर्थिक फायदा निकालो। बस यही था पूरा खेल। तो आइए सबसे पहले उनके इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को समझते हैं, यानी वो प्रशासनिक ढांचा, वो सरकारी मशीनरी जो उन्होंने पूरे देश पर कंट्रोल रखने के लिए खड़ी की थी। इस पूरे सिस्टम के पिरामिड में सबसे ऊपर बैठा था वाइसरॉय। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय कहा जाने लगा। वो भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा सीधा प्रतिनिधि था। और हाँ, उसकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी। अब जाहिर है, इतना बड़ा देश सिर्फ दिल्ली या कलकत्ता से तो चल नहीं सकता था, तो उन्होंने पूरे भारत को कई प्रांतों यानी प्रोविंसेस में बांट दिया। हर प्रांत का एक मुखिया होता था, गवर्नर, और उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें और सबसे जरूरी काम, टैक्स वसूलता रहे। लेकिन अगर ब्रिटिश राज की असली ताकत को समझना है तो हमें प्रांतों से भी नीचे जमीनी स्तर पर जाना होगा। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, ये उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे अहम, सबसे मजबूत कड़ी थी। और इसका जो मुखिया था वो था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर की पावर का अंदाजा लगाना बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ जमीन का टैक्स ही नहीं वसूलता था, बल्कि अपने जिले में कानून व्यवस्था और छोटे मोटे न्याय के मामलों को भी वही देखता था। सोचिए, पैसा वसूलने की ताकत और न्याय करने की ताकत जब एक ही आदमी के हाथ में आ जाए तो वो जमीनी स्तर पर ब्रिटिश सत्ता का सबसे ताकतवर पिलर बन जाता था। तो ये तो हुआ कंट्रोल करने का पूरा ढांचा। पर सवाल वही है, इस कंट्रोल का असली मकसद क्या था? सीधा सा जवाब है पैसा। और यहीं से हम उनकी आर्थिक नीतियों की बात शुरू करते हैं, जिन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि भारत से ज्यादा धन निकाला जा सके। जमीन से पैसा निचोड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग इलाकों में 3 अलग अलग सिस्टम चलाए। बंगाल बिहार में ले आए स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और बेचारा किसान बुरी तरह पिस गया। वहीं मद्रास और बंबई में रैयतवाड़ी सिस्टम था, जहां किसान को सीधे सरकार को टैक्स देना पड़ता था। और उत्तर भारत पंजाब में थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें टैक्स की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। तरीके अलग अलग, पर मकसद एक ही था, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन बात सिर्फ जमीन के टैक्स तक ही सीमित नहीं थी। बड़ी तस्वीर ये थी कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की फैक्ट्रीज के लिए एक सपोर्ट सिस्टम में बदल दिया जाए। यहाँ से कपास जैसा कच्चा माल सस्ते में ब्रिटेन भेजा जाता और फिर वहाँ की मिलों में बना कपड़ा महंगे दाम पर वापस भारत के बाजारों में बेचा जाता। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? भारत के जो अपने छोटे मोटे उद्योग थे, जो सदियों से चल रहे थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। अच्छा, जब प्रशासन पर पकड़ मजबूत हो गई और पैसा भी आने लगा, तो अंग्रेजों का अगला कदम था साम्राज्य को और बड़ा करना। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने बड़ी चालाकी और आक्रामक नीतियों से एक एक कर भारतीय रियासतों को अपने काबू में किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि एक कमाल का जाल था। भारतीय राजाओं को सुरक्षा का लालच दिया जाता था और बदले में कहा जाता था कि आप अपने खर्चे पर हमारी सेना अपनी रियासत में रखिए। अब सोचिए, सेना अंग्रेजों की, खर्चा भारतीय राजा का। धीरे धीरे वो राजा अपनी आज़ादी खोकर पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था, बिना लड़े ही राज्य पर कब्जा। इसके बाद आया एक और खतरनाक हथियार, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति, या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ये तो रियासतों को हड़पने का एक सीधा साधा बहाना था। पॉलिसी ये थी कि अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस, मतलब अपना खून, अपना बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो मानते ही नहीं थे।
और ये पॉलिसी सिर्फ कागज पर नहीं थी। सतारा, नागपुर और हाँ, सबसे मशहूर झांसी जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों को इसी नीति का बहाना बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। ये सीधे सीधे खुले तौर पर साम्राज्य का विस्तार था। तो हमने उनके प्रशासनिक, आर्थिक और विस्तारवादी इन सभी नीतियों की पूरी वास्तुकला को देखा। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे डिजाइन का, इस पूरे सिस्टम का आखिर भारत पर असर क्या हुआ? चलिए अब इसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा को खत्म करना। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन सुधारों के पीछे भी उनका अपना एक मकसद छिपा था। अंग्रेजी शिक्षा का एक बड़ा लक्ष्य ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग रूप से तो भारतीय हों, पर सोच, विचार और वफादारी से अंग्रेज हों, ताकि वो ब्रिटिश प्रशासन को चलाने में मदद कर सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश नीतियों का ये पूरा ढांचा दो ही पिलर्स पर खड़ा था, कंट्रोल और शोषण। हाँ, ये सिस्टम ब्रिटेन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन इसकी कीमत भारत ने चुकाई। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और आम लोगों के मन में गुस्सा और असंतोष की एक आग सुलगने लगी। और जानते हैं, उसी शोषण और असंतोष की आग ने आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। ये एक विडंबना ही है कि जिन नीतियों को अंग्रेजों ने अपने राज को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए गढ़ा था, उन्हीं नीतियों ने अंत में उनके राज के खात्मे की नींव तैयार कर दी। और जाते जाते एक सवाल, क्या उस दौर की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की जो विरासत हमें मिली है, वो आज भी हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को और हमारी सोच को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।